तो अब जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म आज देखने वाले हैं वो कौन कौन से, पहले उनके नाम मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखोगे मोलैरिटी, फिर देखोगे मोलैलिटी, फिर देखना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन देखना है, और तुम लोग को क्या देखना है, और परसेंटेज कैलकुलेशन देखना है, परसेंटेज कैलकुलेशन, और तुमको देखना है पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। यही सारे टर्म जो है आज हम लोग को डिस्कस करने हैं, यही सारे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ये कंसंट्रेशन टर्म्स आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। और कंसंट्रेशन टर्म यूज क्यों होते हैं? ये यूज होते हैं बेसिकली सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को जानने के लिए। इनका सिंपल काम क्या है कि हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बता पाए, और किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से ये 5 तरीके हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो हम लोग को देखना है। ये 5 तरीके देखना है, समझ गए ना? तो अब आगे बढ़ा जा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोलैरिटी। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? मोलैरिटी। पहला है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को देखो एब्रिविएट कैसे कहते हैं, सिंबल क्या है इसका? कैपिटल एम है। मोलैरिटी कैपिटल एम है। इसके पैरेलल में ही हम लोग देख लेते हैं मोलैलिटी भी। मोलैलिटी, इसका एब्रिविएशन क्या है? स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। तो एक कैपिटल में, दूसरा स्मॉल एम है। अब देखो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, कब किलो लेना है और कब लीटर लेना है। तो इसका एक तरीका बस याद रखो, वो कहीं ऐसे दिया हुआ नहीं है, मेरा मेरा पर्सनल तरीका है, वो है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कभी ऐसे कह सकते हो, एल इंटू एल। अब देखो ढूंढो, एम ओ एल सिर्फ एक एल है। यहां देखो एम ओ एल एल, एल एल यानी एल इंटू एल, एल स्क्वायर यहां पर सेटिस्फाइड है। तो यहां पर लीटर नहीं होगा क्योंकि एल स्क्वायर है इसके पास पहले से। पर यहां पर सिर्फ एक एल ही है, यानी इसको एक और एल चाहिए, तभी एल स्क्वायर होगा। होगा ना? तो यहां पर क्या होगा, इसको एक एल चाहिए, वो एल इसको कहां मिलेगा? वो मिलेगा वॉल्यूम के टर्म्स में, एल फॉर लीटर, वो मिलेगा वॉल्यूम के टर्म्स में। और यहां पर पहले से जब एल है तो यहां पर वॉल्यूम टर्म की जरूरत नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे? किलोग्राम। अंतर समझ में आया कैसे मैंने किया है? तुमको एल स्क्वायर के लिए जाना टोटल, यहां पर मोलालिटी में एक ही एल है, तो दूसरा एल क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा। और यहां पर क्या, वो नहीं, यहां पर किलोग्राम रहेगा सॉल्वेंट का। समझ गए? तो देखो जो मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये है मोलै, दिस इज मोलैरिटी। अब इसको देखते हैं मोलैरिटी क्या, बैठ जाओ। तो मोलैरिटी को एब्रिविएट किससे कर रहे हैं? कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया, एम से मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लिख लो इसको। ये हो गया पहला टर्म। अब दूसरा चीज देखो, अगर हम मोल की बात करें, किसी भी सॉल्यूट के मोल की बात करें, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? मोल क्या होगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस फॉर्मूले को फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोल इज इक्वल टू, गिवन वेट को क्या लिखोगे? डब्ल्यू, मॉलिक्यूलर मास को एम मान लो, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, मॉलिक्यूलर मास है। बात करोगे तो कहां से पता चलेगा कि मैंने क्या बोला? एम इज मॉलिक्यूलर मास, डब्ल्यू इज वेट, जो गिवन है हमारा। वी क्या है? वॉल्यूम है, लीटर में दिया हुआ। अब केसेस ऐसा होता है कई बार कि वॉल्यूम लीटर की जगह एमएल में दिया होता है, वॉल्यूम लीटर की जगह एमएल में दिया होता है। तो अगर एमएल में मान लो कोई वॉल्यूम दिया हुआ है, सपोज करो दिया हुआ है 300 ml, तो इसको अगर लीटर में चेंज करना तो क्या करते हो? 1000 से डिवाइड कर देते हो, यही हमेशा करते हो। तो वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे, अगर ये वॉल्यूम लीटर में दिया और इसको हम एमएल में चेंज करना है, तो इस मोलैरिटी का फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम एम अपॉन वी बाई 1000, और ये वी किस में होगा? एमएल में होगा। अगर इसको हम रीअरेंज करें, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करें, तो मोलैरिटी क्या आएगी? देखो W इंटू 1000 अपॉन एम एम इंटू वी इन एम एल।
समझ में आया? ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है मोलैरिटी का, जो तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। और अब ध्यान से देख लो, यहाँ पर वी आ रहा है ना, वी किस में, लीटर में या एमएल में है? यहाँ पर एक एल है और एक एल इसके मोलैरिटी में है, तो एल स्क्वायर वाली सिचुएशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो ये हो गया हमारा क्या, मोलैरिटी। मैं ये बोला ऊपर देखो ना, मैंने ये बोला कि देखो मोलैरिटी मोलैरिटी में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन ऐसे ही दूर कर लो कि ओवरऑल तुम्हें एल इंटू एल चाहिए, नहीं एल स्क्वायर चाहिए। इसकी स्पेलिंग में देखो सिर्फ एक एल है, इसकी स्पेलिंग में दोनों एल है, तो इसका क्राइटेरिया खत्म हो गया, ये पहले से सेटिस्फाइड है। पर इनको एक एल भी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम एल स्क्वायर, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने डिनोमिनेटर में वो एल हम इसको ढूंढ निकाल रहे हैं कि ये यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, तो इसीलिए ये इजिली याद हो जाएगा। अब देखो जहां पर भी वॉल्यूम आता है, जैसे इसका एक और सवाल पूछ सकता है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी है, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो एक बात ध्यान रखना कि मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, समझ गया ना? तो ये क्या करता है, टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। सबको क्लियर है बात? नोट डाउन कर लो। तुम लोग से ये बोला था ना कि एब्सोल्यूट जीरो पे वॉल्यूम जीरो हो रहा है, और एब्सोल्यूट जीरो से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर वॉल्यूम का क्या है, वेरिएशन हो रहा है ना, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो वॉल्यूम जहां भी होगा वहां वेरिएशन होगा हमारा टेम्परेचर के साथ, तो इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ पर एक चीज और देख लो, तुम लोग को जो रिलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो कई बार ऐसा दिया होता है कि मोलैरिटी दे देता है कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी जो है वो मान लो 2 है, ठीक है, यानी 2 मोलर है वो, 2 मोलर सॉल्यूशन, मान लो ऐसे लिखा है मोलैरिटी क्या है, 2 मोलर, 2 मोलर सॉल्यूशन है हमारा। इस केसेस में तुम लोग डायरेक्ट जो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स, मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन, ये हो गया। तो अगर ध्यान से देखो लिखा मोलैरिटी 2 मोलर है, मतलब क्या है, जो मोलैरिटी है वो है 2/1, 1 लीटर में 2 मोल, 1 लीटर में 2 मोल। तो जब भी ऐसे मोलैरिटी दिया हो तो तुम लोग सीधे मोल फाइंड आउट कर सकते हो, जितनी मोलैरिटी होगी वही हमारा मोल होगा। 2/1 क्यों लिखा है, क्योंकि लिखा है 2 मोलर, और मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, पर लीटर है, तो देखो पर लीटर मैंने कर दिया, तो पर लीटर 1 लीटर डिवाइड बाई 1, तो मोल भी उसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, क्योंकि ये मोलैरिटी 2 है ना, अगर ध्यान से देखो ये मोलैरिटी तुम्हारा 2, ये इसकी वैल्यू 2 लिखी हुई है, ये तुमको 2 दिया हुआ है, और इसको अगर तुम n मान लो, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू n है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो ये चीज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो जो भी मोलैरिटी होगा वही उसका मोल होगा, ये हम लोग सिंप्लीफाइड, 2 कैपिटल M, यहाँ पे क्या हो जाए, तो M की वैल्यू तो 2 लिखी हुई है मैंने, ये M ही की तो वैल्यू 2 है, नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोला, इसी की वैल्यू मैंने लिखी है वहां पर, तो ये हो जाएगा, तो मोल निकाल लोगे तुम आराम से। यही सेम चीज वो मोलालिटी के साथ भी है, वो भी वहां भी हम लोग चल रहे हैं, वो देख रहे हैं। अब देखो दो चीज ध्यान से देख लो, मोलारिटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, मोलारिटी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन, देखो मोलारिटी, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन देख लो। तो जो मोलारिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, नहीं वॉल्यूम के, ठीक है। ये मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर घटेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम घटेगी तो मोलैरिटी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा, यानी एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला घटता है, दैट इज द इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम इसको कहते हैं।
अब जो है मोलैलिटी वाला पार्ट देखते हैं, ये मोलैलिटी वाला पार्ट। तो मोलैलिटी को किससे हम लोग बता रहे हैं, स्मॉल एम से। वहां पर हमने सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, सॉल्यूट लेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉरी सॉल्यूट सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्यूट तो दोनों में रहेगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट लेंगे। तो देखो मोलैलिटी को हम लोग कैसे स्मॉल एम से बताते हैं। देखो एक चीज वहां छूट गया, यूनिट मैंने बताना यहाँ पे छोड़ दिया। यूनिट यहाँ पे देख लो, यूनिट क्या होगा, मोलैलिटी की यूनिट क्या क्या हो सकती है, पहले यहाँ देखो, यहाँ पर मोल है पर लीटर, तो मोलैलिटी की यूनिट क्या हो सकती है, मोल पर लीटर। पहली यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, तो पहला यूनिट होगा इसका मोल पर लीटर, ये हो गया। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मोलर, मोलर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम। तो इन तीनों तरीके से इसको हम लोग, ये तीनों इसकी यूनिट्स है, मोल पर लीटर या फिर मोलर या फिर कैपिटल एम, ठीक है ना, ये इसकी यूनिट है। अब आ जाओ मोलालिटी पे। तो मोलालिटी क्या होता है, सेम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे किलोग्राम की जगह मैं कैपिटल डब्ल्यू यूज कर ले रहा हूं, इन किलोग्राम, कोई दिक्कत। और ये क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारा। अब ध्यान से देखो, फिर से हम लोग उसको अगर चेंज करें तो मोलैलिटी किसके बराबर, मोल क्या होता है, गिवन वेट स्मॉल, स्मॉल डब्ल्यू लिया हमने, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। अब इसको किलोग्राम की जगह हम लोग ग्राम में ले लेते हैं, अगर हम इसको ग्राम में लेंगे तो अपॉन 1000 कर देंगे। फिर से ये जो फॉर्मूला होगा ये तुम्हारा चेंज होकर के हो जाएगा W इंटू 1000 अपॉन mm इंटू डब्ल्यू इन ग्राम। अब ये दो चीज का ध्यान दो, यहाँ दोनों जगह W हो गया है, तो दिस इज फॉर सॉल्वेंट, स्मॉल w इज फॉर सॉल्वेंट, एंड दिस इज फॉर सॉरी स्मॉल w इज फॉर सॉल्यूट, एंड दिस कैपिटल W इज फॉर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मास है, वो सॉल्यूट का मास है। दोनों चीज क्लियर है ना। और एक फॉर्मूला और दिमाग में बैठा लेना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका यूज यहाँ पर पढ़ने वाला है। कई बार क्या होगा कि तुमको वॉल्यूम दे देगा और तुमको मास निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो डेंसिटी वाला ये फॉर्मूला तुमको यूज में आने वाला है। डेंसिटी भी दिया रहेगा, वॉल्यूम भी दिया रहेगा, जब दोनों देगा तब ना एक अननोन को फाइंड आउट करोगे, तभी ना फाइंड आउट करोगे, तो ये दिया रहेगा तो वैसे कर लेना। चलो अब एक क्वेश्चन लिख लो फटाक से। तो 149 ग्राम ऑफ KCl, 149 ग्राम ऑफ KCl is dissolved in 10 liter of aqueous solution, is dissolved in 10 liter of an aqueous solution. Determine molarity, molarity। पोटेशियम का मास 39 और क्लोरीन का मास 35.5। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है गिवन मास कितना है। देखो इसको, इस इक्वेशन में हम लोग सीधे पुट करें ना, इस इक्वेशन में अगर हम लोग सीधे पुट करें, गिवन मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, हाँ 74.5 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिया हमने, ये 2 बार में चला जाएगा। इसको 1000 हटा दो क्योंकि वो क्या दिया है, लीटर में दिया हुआ है, तो ये हट जाएगा पूरा, ये हिस्सा हटा दो, और जो है नीचे तुम्हारा 10 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये मोलैरिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इजकल टू 2/10, 1/5 या फिर 0.2। यूनिट स्मॉल कैपिटल एम लगा देना, या मोलर या फिर मोल पर लीटर।
तो ये दो चीज हो गया। अब इसमें बस ये देख लेना, जब इसको निकालोगे तो ये किस पे डिपेंड डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो नहीं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कौन है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? मोलैलिटी, स्मॉल एम। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है, अगले टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। हाँ, नोटें क्या थे? चलो नोट कर लो जल्दी से। इसका यूनिट छूट गया था ना, तो यूनिट इसका देख लो। मोलैरिटी की यूनिट देखो, पहले यहां से आएगी, क्या आएगा? मोल पर केजी। मोल पर केजी होगा ना, मोल पर केजी। या फिर इसी को तुम लोग लिख सकते हो मोलल। क्या लिख सकते हो? मोलल। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से या फिर स्मॉल एम। ये तीनों इसकी यूनिट है, तीन तरीके से तुम इसको दिखा सकते हो, मोलल, मोल पर किलो और स्मॉल एम। अब आगे बढ़ते हैं ना, तो अब आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैसे समझते हो? देखो, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन बन रहा है, तो हमने माना ये हमारे कंटेनर में, अगर कोई मान लो हमने लिया, इसमें सिर्फ एक तरीके का पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज ए। इसमें क्या है? एक तरीके का पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज ए। तो अभी जो वो पार्टिकल है जो इस कंटेनर में प्रेजेंट है, वो कितना परसेंट है? 100% है। यानी इस समय जो इसमें पार्टिकल है वो कितना है? 100%। मान सकते हो वो पूरा यूनिटी वन है ना? वन है। फ्रैक्शन में देखोगे तो वन है ना वो। मतलब कोई भी चीज अगर हम ये सिस्टम ले ले और इसमें सिर्फ मैं हूं, तो इस सिस्टम में मैं कितना प्रेजेंट हूं? सिस्टम 100% मैं हूं। लेकिन अगर यहाँ पे 10 लोग और आ जाए, तो सिस्टम में 100% सिर्फ मैं प्रेजेंट नहीं हूं, हम सबको मिला के हम 100% प्रेजेंट है। हम सबको मिला के हम 100% प्रेजेंट है। मतलब अगर सिर्फ एक आदमी की बात होगी, तो अगर मैं इंडिविजुअल अकेले हूं तो मैं 100% हूँ। अगर लोग और आते आ जा रहे तो भाई शेयरिंग करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा, फिर उसका ऑप्शन नहीं बचता है। वही चीज मान लो अगर हम एक सिस्टम लेते हैं जिसमें सिर्फ एक तरीके के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ए, तो ए क्या है? 100% है। लेकिन अभी इसी में इंट्रोडक्शन होता है बी का, इसी में इंट्रोडक्शन होता है बी का। तो अब क्या होगा? अब ये दोनों मिलके 100% होंगे। अब ये दोनों मिलके 100% होंगे। ऐसे ही अगर सी आएगा, तो तीनों मिलके 100% होंगे। तीनों मिलके 100% होगा। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, तो मान लो जो फ्रैक्शन ए का होगा, जो फ्रैक्शन बी का होगा, और जो फ्रैक्शन सी का होगा, टोटल मिला के वन के बराबर होगा। वो मिला के वन के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन का, यही कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन का। चलो, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन बना है, कोई अगर सॉल्यूशन बना है जिसमें ए और बी दो तरीके के हमारे, ए मान लो ए सॉल्यूट है, बी हमारा सॉल्वेंट है, दो दो हमारे एंटाइटी जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो दोनों मिला के 100% है। तो यहीं पर मोल फ्रैक्शन निकलता है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग देते हैं एक्स से, एक्स से। तो मान लो इसका मोल तुमने माना एन ए है, इसका मोल क्या मान, इसका मोल तुमने मान लिया स्मॉल एन है, ठीक है, और इसका तुमने मान लिया कैपिटल एन है। तो अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना हो किसी एक का, तो कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मान लो, ए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। ये ए का मोल फ्रैक्शन है। और यहीं अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो क्या होगा? ये काई से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से काई से, दोनों तरीके से। तुम्हारे अगर यहाँ इसमें काई से दिया, काई से ले लो, और कई जगह एक्स से भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक्स भी काई की तरह ही है, वो थोड़ा सा बस जो है वो हो जाएगा, तो काई भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एन प्लस एन कैसे? जो टोटल मोल तो यही होगा ना, इस सिस्टम में टोटल मोल क्या होगा? ए और बी मिला के टोटल होंगे, तो हम दोनों को जोड़ दिए, दोनों के मोल को। और चूंकि ये मोल का फ्रैक्शन है, ये मोल का फ्रैक्शन है, तो मोल्स के टर्म्स में लिया। अगर मास का फ्रैक्शन होता तो मास के टर्म्स में लेते, समझ रहे हो ना? मास का फ्रैक्शन का मास के टर्म्स में लेते, मोल का फ्रैक्शन है तो मोल के टर्म्स में लेंगे। नहीं, हाँ, बस यही हमको करना है। यूनिट की बात कर ले, तो यूनिट क्या होगा इसका?
यूनिट क्या होगा इसका? था इसकी यूनिट क्या होगी? चलो वो बताओ उसको, यूनिट बताओ अब क्या होगा इसका, इसका यूनिट मोल फ्रैक्शन का। तुम बताओ। नहीं आता? नहीं होगा। यूनिट, यूनिटलेस है, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसकी यूनिट भी मोल, यहाँ से मोल आ रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा ये। तो यूनिटलेस होता है ये, कोई यूनिट नहीं है मोल फ्रैक्शन की, फ्रैक्शंस की यूनिट नहीं होती है। अब ये बात जान लेना कि अगर दोनों को जोड़ दोगे यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ये दो चीज तुमको दे सकता है। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि कहीं कि जो ए का मोल फ्रैक्शन तुम्हारा है 0.54, अगर ए का मोल फ्रैक्शन इतना है तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? एक्स, बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.54, ये हो जाएगा 0.46। ऐसे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, एक का दिया हो तो दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हो। लिख लो इसको। एक और फॉर्मूला तुम लोग देख लो मोलैरिटी का। कई बार क्या होता है ना कि तुम लोग को ऐसे मोलैरिटी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है जब क्या हो कि परसेंटेज दे दे किसी कंपाउंड का, परसेंट दे दे कितना परसेंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, जिसकी डेंसिटी इतनी है, और तुमसे पूछ दे कि मोलैरिटी उसका निकालिए। तो इस केस में तुम देख लो कैसे निकालोगे। मोलैरिटी हो जाएगी एक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ गए? एक्स क्या है? परसेंटेज है, जितना परसेंट दिया हो। मान लो ऐसे लिखा हो 68% ऑफ H2SO4, तो ये 68 क्या है? ये एक्स है, ठीक है ना। 68 क्या है? ये एक्स परसेंट है, इसमें आ जाएगा। डेंसिटी तुमको दिया होगा, जो भी डेंसिटी दिया हो, ये मॉलिक्यूलर मास तो उसका निकाल ही लोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी इन ग्राम्स। तो वहां से तुम फिर मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये भी फॉर्मूला लिख लो, ये मेरे दिमाग से निकल गया था तो ये देख लो। अब ऐसे ही मान लो मिक्सिंग का आ जाएगा सवाल तुम लोग से, कि दो को मिक्स कर रहे हैं, दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं। मान लो एक लिक्विड है हमारा M1V1 का, उसको मिक्स कर रहे हैं दूसरे लिक्विड से जो है M2V2 की, यानी उसका मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। उसको मिक्स कर रहे हैं दूसरे लिक्विड से जिसकी मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2 है। तो इसके बाद रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होगी? तो वो होगी बाबू MrV1 प्लस V2। तो यहां से कई बार MR निकालने को पूछता है, रिजल्टेंट मोलैरिटी। ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल भी कई बार पूछते हैं। तो ये दो चीज जो है ऊपर बता देना चाहिए था, दिमाग से स्किप करके अभी देख लो इसको। बस ये, हाँ। नहीं नहीं नहीं, वहां पे नहीं आता, बस सिर्फ इस केस में हम निकालते हैं। आगे बढ़े, चलो। लिख रहे हो उसको? वेरी गुड। परसेंटेज कैलकुलेशन, हाँ, ये है परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंट मतलब पर 100 में। अब हम पर 100 में उसको देखेंगे, परसेंट कैलकुलेशन। परसेंट बहुत आसान है, तीन तरीके से हम लोग देख रहे हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पहला देखो, अगर हम वेट बाय वेट देख लें, तो अगर परसेंटेज देखें वेट बाय वेट के टर्म्स में, तो वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही अगर हम परसेंटेज देख ले तुम्हारा मास बाय वॉल्यूम के टर्म्स में, तो मास बाय वॉल्यूम के टर्म में क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और तीसरा क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नहीं नहीं, सॉल्यूशन, ये ना सॉल्यूट है, सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें यूनिट का ध्यान रख लो कि जो मास है किस में है, ये ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा। तो ये दोनों, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये क्या है? ये ग्राम पर लीटर आएगा।
और इसमें क्या आ रहा है, ये कट जाएगा, वो जो है ग्राम पर लीटर आ जाएगा, इस बात का ध्यान देना। नहीं इसमें क्या, इसमें तो वॉल्यूम है ना दोनों, तो कुछ नहीं आएगा ना, बस वहीं पर है ना। आगे बढ़े। चलो, अब अगला टॉपिक है पीपीएम। पीपीएम, पीपीएम, पीपीएम क्या होता है? पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम को हम लोग कैसे देखते हैं? मास, मान लो पीपीएम हम किसी भी ए का ले रहे हैं, ए हमारे को सॉल्यूट है, तो क्या होगा, मास ऑफ ए, क्या होगा, मास ऑफ ए, और मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 10 टू द पावर 6, इंटू 10 टू द पावर 6, ये होता है पीपीएम। अब पीपीएम को समझो कैसे, ये इसके कहने का ये मतलब हो गया कि मान लो अगर 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, 10 टू द पावर 6 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, और उसमें अगर मान लो 10 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, अगर उसमें 10 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसका ये मतलब हुआ कि वो 10 पीपीएम है, वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन का 10 पीपीएम। ठीक है, यही सेम चीज फ्लोराइड के कंसंट्रेशन के साथ होता है। फ्लोराइड जो होता है ना, उसका कंसंट्रेशन अगर वेरी करता है तो वो, तो यही पीपीएम है ना, पीपीएम समझ गए ना? अरे डिस्टर्बेंस हो गया, मैं क्या करूं? हाँ, पीपीएम कहने का मतलब है कि देखो ये तुम्हारा मास फ्रैक्शन हो गया, ये मास फ्रैक्शन है ना, मास फ्रैक्शन 10 पावर 6, 10 पावर 6, हाँ ये मास, तो ये क्या 10 पावर 6 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, तो इसमें 10 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो इसका पीपीएम हो गया। दैट इज द पीपीएम पर पार्ट्स पर मिलियन में कितना, पर मिलियन पार्ट्स में कितना, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हमारा पीपीएम हो गया। इस पे सवाल वाल वैसे आते नहीं है, छोटे मोटे सवाल एक दो आ जाएंगे तो ठीक है, तो रहेगा नहीं ऐसा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला तो कि मान लो तुमने सॉल्यूशन लिया जो इतना है, 10 पावर 6 मतलब 10 लाख, 10 लाख है ना, कितना हो, वही ना, 10 लाख दे, 10 लाख, लाख भी मैं निकाल के देता हूँ, ये वाला 10 पावर 6 ग्राम मतलब 10 लाख, अगर ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है, ये तो पर मिलियन में कितना है, तो भैया 10 है, तो हो गया 10 पीपीएम। अगर इतने ग्राम में, ग्राम अगर सॉल्यूशन में अगर 1 ग्राम प्रेजेंट होता तो वो क्या होता, 1 पीपीएम। 2 ग्राम प्रेजेंट होता तो 2 पीपीएम, दैट इज द पीपीएम। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तुम लग रहा है ना क्रिकेट में कॉमन ही बनते थे, तभी तुमको हमेशा ये सब याद रहता है। वो जब तो जो कॉमन बनता है वही बोलता है मैं खेलने नहीं जाता था, वो बेचारा ऐसे ही उसका हो जाता था। क्या फायदा है, एक 0 बार बैटिंग 0 बार बॉलिंग हर बार फील्डिंग, यही कॉमन का रूल है। जब तक, जब तक बैट तुम्हारा ना हो, लेकिन अगर बैट तुम्हारा होगा तो तुम कॉमन नहीं बनोगे, क्योंकि फिर तुम कप्तान बनोगे, और कोई भी हारे तो हार उसकी है। अगर कोई भी जीते जीत उसकी है, कोई भी हारे हार उसकी है, एक तो बेइज्जती अलग से मिलती है। पता है ना, जो प्लस और माइनस दोनों होता है वो क्या होता है? तो चलो, पीओएसी क्या कहता है, पीओएसी है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, और पीओएसी सिंपली बेस्ड है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मास पे। किस बेस है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। यानी अगर इसका तुम सिंपली से इसको सिंपल तरीके में इसको समझना चाहो तो ये सिंपली बताएगा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। और किस चीज में कंजर्वेशन ऑफ मास, इन अ केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन अंडरगो कर रहा है तो ये बताएगा कि कैसे तुम्हारा मास कंजर्व हो रहा है, कैसे तुम्हारा मास कंजर्व हो रहा है। अगर मास कंजर्व हो रहा है यहां पर, तो सिंपल से समझो एटम्स कंजर्व हो रहे हैं, एटम्स आर कंजर्व्ड। और अगर एटम्स कंजर्व्ड हो रहे होंगे, जितने एटम्स पहले हैं जितने एटम बाद में है, तो मतलब मोल्स भी कंजर्व्ड हो रहे होंगे।
समझ रहे हो? कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी हमने मान लो रिएक्शन में कुछ लिया, मान लो कोई हमने सॉल्यूट इतना लिया, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बना है हमारा, मान लो रिएक्टेंट सॉरी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो हमने कुछ इधर लिया होगा मोल के मान लो मास के टर्म से, तो सेम मास उधर हमें मिला। वही बोल रहा हूँ कि अगर वो मास कंजर्व है उसका, तो एटम्स भी कंजर्व होंगे, एटम कहीं छोड़ के तो भाग नहीं रहे हैं। अगर मास कंजर्व है तो एटम भी कंजर्व है, क्योंकि अगर एटम नहीं कंजर्व होगा तो मास नहीं कंजर्व हो सकता है ना? और अगर एटम्स कंजर्व है तो मोल्स क्या होंगे? कंजर्व्ड होंगे। मोल्स क्या होंगे? कंजर्व्ड होंगे। ये क्या बताता है? ये क्या है? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। बस यहां पर फर्क इतना है कि जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो वहां पर चीजें काम नहीं करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये पॉइंट हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि वहां पर क्या होगा, वहां पर चीजें इतनी आसानी से नहीं होती हैं, वहां पर एनर्जी वगैरह चीजें भी आती हैं, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तो मास प्लस एनर्जी कंजर्व होता है। और अभी हम सिर्फ मास को कंजर्व कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल तभी लग सकता है जब सिर्फ मास कंजर्व हो, मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन पे प्रिंसिपल नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? ये बात तो समझ लेना कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे लगेगा, मास प्लस एनर्जी पे नहीं लगने वाला है। तो ये हम लोग का हो गया मान लो थ्योरेटिकल बातें इसको लेके। अब एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। मान लो पहला एग्जाम्पल हमने लिया, ये समझो बिना बैलेंस के रिएक्शन करना है, बिना बैलेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं KClO3 का, KClO3 का। और KClO3 जो है ये ब्रेक होगा KCl में और O2 में। पहला तरीका जो इसको सॉल्व करने का था वो क्या था? इसको सिंपली ले लेना, किस फॉर्म में? स्टोकियोमेट्री बैलेंस कर लेना, इसको बैलेंसिंग कर लेना। हालांकि ये क्वेश्चन बैलेंस से बहुत आसानी से हो जाएगा। पीओएसी वहां अप्लाई करना जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हो जहां पर, वहां पीओएसी अप्लाई कर लेना। जो लगे बैलेंसिंग से हो जाएगा उसको तुरंत बैलेंस से कर लेना। दोनों में समय ज्यादा नहीं लगेगा, दोनों में इसको भी आराम से पीओएसी से कर सकते हो। मतलब तुम्हारे ईज के लिए मैं बोल रहा था, जैसे जो भी तुमको अच्छा लगे तुम हिसाब से काम कर सकते हो। अब इसमें देखो कहना क्या है, इसमें ये कवि क्या कहना चाहता है वो देखते हैं हम लोग। तो देखो, अगर हम तुम ध्यान से देखो तो KClO3 का जो अगर पोटेशियम की हम बात करें, तो देखो पोटेशियम अगर रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में हम आएंगे तो सिर्फ यहां पर है, ये सिर्फ यहां पर है। अगर देखोगे इस पूरे मॉलिक्यूल में जो के का जो नंबर, एटम का नंबर, वो क्या है? एक है। यहां पर क्या है? एक है। तो अगर हम पीओएसी अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? अप्लाइंग पीओएसी ऑन पोटेशियम एटम्स। किस पे लगाया? पोटेशियम एटम्स पे हमने पीओएसी लगाया। तो अब देखो इसमें करना क्या तुमको, तुमको करना है कि अगर जो इसका जितना भी कोफिशिएंट दिया हो, जो 1 × मोल्स ऑफ KClO3, मोल्स ऑफ KClO3, ये किसके बराबर होगा? 1 × मोल्स ऑफ KCl। समझ गए? आए समझ में क्या हो रहा है? 1 × मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1 × मोल ऑफ KCl। क्लियर हो रहा है बात सबको? तो इसको इस तरीके से हम लगाते हैं। अभी चलो, अब मान लो हमने पहले किस पे लगाया? KCl पे। तो पहला इक्वेशन तुम्हारा ये बन गया, पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब हम पीओएसी वापस से अपना, क्या था? कंजर्व है ना, तो ये तो कहीं और से नहीं ना कहीं और जा रहा है, सिर्फ इससे इसमें जा रहा है। तो जितना मोल इतना इसका होगा, जितना मोल इस कंप्लीट का होगा, मैंने बताया था ना एटम का मोल कैसे निकालते हैं, वो जितना एटम होगा कंप्लीट का उतना टाइम्स हो जाएगा। मान लो ये 1 मोल है, और अगर ओ का पूछते तो ओ तो 3 मोल होता ना, ओ के एटम तो 3 मोल होते ना, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर दी यहां पर, क्योंकि एटम कंजर्व हो रहा है, तो एटम तो कंजर्व कराना पड़ेगा ना, एटम को कंजर्व कराना पड़ेगा, तो वही हम करा रहे हैं। इधर आ जाओ, इधर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी एक ही है, तो आसान हो गया चीज। 1 × मोल्स ऑफ KCl, जितना मोल रहेगा KCl का उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों हमेशा बराबर होने वाले हैं, ये दोनों बराबर होने वाले हैं। अगला देख लो, अब हम फिर से पीओएसी को अप्लाई करेंगे। किस पे अप्लाई करें इस बार?
POAC ऑन, देखो Cl पे नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि Cl भी सेम यही इक्वेशन देगा तुम लोग को। कर दूं Cl पे, रहने दे रहा हूँ। POAC ऑन O एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स पे करा रहा है। तो अगर ऑक्सीजन एटम्स से अगर हम कराएंगे तो देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 into मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 into मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2। ये होगा, ये मोल मैंने लिख दिया देखो, स्मॉल एन लिख देना था, इंटू मोल्स ऑफ O2। यही होगा ना, यही होगा। तो ये हो गया हमारे दो इक्वेशंस। अब तुम इससे आराम से गिवन क्वेश्चन के हिसाब से POAC अप्लाई करके निकाल सकते हो। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसमें ये चीजें आसान हो जाएंगी थोड़ी समझना। अब देखो, ये दो चीज हमने देख लिया, ये दो चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हम कहाँ गया, अगर अब हम दूसरा चीज करते हैं, हम इसको बैलेंस करके इस क्वेश्चन को लाने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करके। तो मान लो क्या था, KClO3 गिव्स आउट KCl प्लस O2। चलो इसको जल्दी जल्दी से बैलेंस कर दो। तो 2 2 एंड 3, ये बैलेंस हो गया। अब मान लो हम लोग बैलेंस करते हैं इसको, तो देखो ध्यान से, KClO3/2, KClO3/2 इज इक्वल टू KCl/2 एंड इज इक्वल टू O3/3। अच्छा हाँ सॉरी, O2 O2/3। अब कुछ नहीं करते हैं, इन दो को अगर हम साथ ले लें तो ठीक है। यानी 1 मोल जो KCl है, KClO3 का, वो किसके बराबर है, 1 मोल KCl के। ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था, आ रहा था पहला। दूसरा देखो, अब हम किसको किसको ले लें, इसको और इसको ले लें। तो ध्यान से देखो, KClO3/3, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एंड ये 2 इधर जाएगा, इज इक्वल टू 2 into O2 जा रहा है, यही ऊपर आ रहा था, आ रहा था। यानी चाहे बैलेंसिंग से करो चाहे स्टोकियोमेट्री से करो, रिजल्ट क्या होगा, सेम आएगा। ये बात सबको क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3, क्वेश्चन लिखो, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 of K2CO3 was treated by a series of reagents, was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon, by a series of reagents so as to convert all of its carbon, so as to convert 27.6 gram of K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to किसमें हो रहा है, to this, कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, इसका वेट फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि K2CO3 हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, जो सेवरल ऑफ रिएक्शंस से हो करके, सेवरल रिएजेंट से होके, मतलब कई सारे रिएक्शन से अंडरगो करके क्या बना रहा है, ये बना रहा है तुम्हारा K2ZN3 Fe
CN6 का होल ट्वाइस, ये बना रहा है। अब अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है, जो टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, यानी कार्बन क्या है, कंजर्व हो रहा है, यानी कि जो POAC है वो किस पे लगाओगे, कार्बन पे। तो चलो अप्लाइंग उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कि कौन सा कंजर्व है, ये दिया हुआ उसमें, देखो कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। तो तुमको ये नहीं पता ना कि बीच में बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बने हो, तो वहां से हो सकता है भाई बाकी चीजें निकल गई हो पर कार्बन हमारा कंजर्व रहा हो। तो इस चीज को POAC जब अप्लाई करेंगे तो देखो, एक है 1 × मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू, यहां पर देखो ध्यान से, कार्बन एक है, 1 × 6 यानी 6, और टोटल 2, 12, यानी कार्बन 12, यानी 12 × मोल्स ऑफ ये पर्टिकुलर, इसको मैं मान ले रहा हूं x, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को मैंने x मान लिया, इसके बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, मोल को हम लोग लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 12 इंटू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसको 1 मानो, इसको ये सॉरी, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसका जो है गिवन वेट कितना है, K2CO3 कितना है, 27.6, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 138, 138। ये 12 इधर है, नीचे क्या आएगा, हमको ये फाइंड आउट करना है ना W2, तो ये 12 उसको नीचे ला दो और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 698 से, ये किसके बराबर हो जाएगा, W2 के। इसको सॉल्व करो, मॉलिक्यूलर मास ये इसका 698 है, 698 है, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और ये नीचे चला आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 11.6 ग्राम। ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, चलो तो इसको नोट डाउन कर लो फिर।